प्राचीन दुनिया कांप रही थी। दो महाशक्तियों का टकराव होने वाला था। एक तरफ विशाल फारसी साम्राज्य, सोने और विजय का प्रतीक। दूसरी तरफ छोटा सा स्पार्टा शहर, लोहे के अनुशासन और युद्ध कौशल का गढ़। यह सिर्फ सेनाओं का टकराव नहीं था, बल्कि सभ्यताओं का टकराव था। नामुमकिन हालात में आज़ादी की लड़ाई। महान डेरियस के शासन में फारसी साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर एजियन सागर के तट तक फैला हुआ था। विशाल महत्वाकांक्षाओं वाला शासक डेरियस स्वतंत्र यूनानी शहर राज्यों को अपने विशाल राज्य में मिलाना चाहता था। उसने उनसे धरती और पानी मांगा, जो समर्पण का प्रतीक था। ज्यादातर मान गए, लेकिन सब नहीं। एथेंस और स्पार्टा ने गर्व और अड़ियल रवैये के साथ इनकार कर दिया। इस बगावत ने युद्ध की आग भड़का दी। अपनी भारी ताकत पर भरोसा रखते हुए फारसियों ने अपना पहला हमला शुरू किया। उनका निशाना मैराथन के मैदान, जो एथेंस से थोड़ी ही दूरी पर थे। एथेंस के लोग संख्या में कम थे, लेकिन हौसले में नहीं। उन्होंने बेजोड़ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। तमाम मुश्किलों के बावजूद वे जीत गए और फारसियों को एक स्पष्ट संदेश दिया: यूनान पर इतनी आसानी से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। मैराथन में मिली हार डेरियस को अच्छी नहीं लगी। उसने बदला लेने की कसम खाई और दूसरा और भी बड़ा हमला करने की योजना बनाई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डेरियस की मृत्यु हो गई और उसका बेटा जर्कसीस गद्दी और बदले की प्यास दोनों का वारिस बना। जर्कसीस, जो अपनी भव्यता और क्रूरता के लिए जाना जाता था, ने एक ऐसी सेना इकट्ठा की जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। अपने विशाल साम्राज्य के हर कोने से उसने सैनिकों को बुलाया। अपने खतरनाक भालों वाले अमर सैनिक, अपने घातक धनुष वाले भयंकर साका योद्धा और यहां तक कि दूर सिंधु घाटी से युद्ध के हाथी भी। हजारों की संख्या में ये विशाल सेना समुद्री लहर की तरह यूनान पर हमला करने के लिए तैयार थी। खतरनाक हेलेस्पोंट जलडमरु मध्य को पार करने के लिए जर्कसीस ने नावों का एक पुल बनाने का आदेश दिया। जलडमरु मध्य के सबसे संकरे बिंदु पर फैला यह अभियांत्रिकी चमत्कार उसकी विशाल सेना को यूरोप में प्रवेश करने की अनुमति देता था। उनकी बढ़त के भार से धरती ही कांपने लगी। इस हमले के खतरे के सामने यूनानी शहर राज्यों ने एक अजीब गठबंधन बनाया। इस गठबंधन का नेतृत्व स्पार्टा कर रहा था, जो किसी भी अन्य शहर राज्य से अलग था। अपने जन्म के क्षण से ही स्पार्टन पुरुषों को योद्धाओं के रूप में ढाला जाता था। वे एक क्रूर प्रशिक्षण व्यवस्था से गुजरते थे, जो उनके शरीर और दिमाग को युद्ध के हथियारों में तब्दील करने के लिए बनाई गई थी। स्पार्टन समाज अनुशासन, आज्ञाकारिता और युद्ध कौशल के इर्द गिर्द घूमता था। वे राज्य के लिए जीते थे, इसके बचाव में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। उनके हॉपलाइट्स, भारी हथियारों से लैस पैदल सैनिक, यूनानी सेना की रीढ़ थे। वे फालानक्स नामक एक कसकर भरे हुए दस्ते में लड़ते थे, जो कांसे की ढालों और लोहे के भालों की एक दीवार थी, जो सबसे भयंकर हमलों का भी सामना कर सकती थी। स्पार्टन दल का नेतृत्व राजा लियोनिदास कर रहे थे, जो अटूट साहस और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। वह स्थिति की गंभीरता को समझते थे। वह जानते थे कि वे संख्या में कहीं अधिक बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हैं, लेकिन लियोनिदास और उनके स्पार्टन्स अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम बलिदान देने के लिए तैयार थे। भाग 4। पहली मुठभेड़ मैराथन। एथेंस के उत्तर में स्थित मैराथन के मैदानों ने फारस की ताकत और यूनान की भावना के बीच पहला टकराव देखा। फारसी राजा डेरियस ने विद्रोही एथेंस वासियों को दंडित करने के लिए एजियन सागर के पार एक बड़ी सेना भेजी थी। फारसी अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता में आश्वस्त एक तेज जीत की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने एथेंस वासियों को गलत समझा था। संख्या में कम लेकिन हौसले में नहीं। एथेनियन हॉपलाइट्स, भारी बख्तरबंद और अनुशासित योद्धा बेजोड़ क्रूरता के साथ फारसी रैंकों में घुस गए। संघर्ष भयंकर था, कांस्य और रक्त का एक अराजक नृत्य। सभी बाधाओं के खिलाफ एथेंस विजयी हुए। फारसी आक्रमणकारियों को हराकर उन्हें अपने जहाजों पर वापस भागने के लिए मजबूर किया। मैराथन में जीत यूनानी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने साबित कर दिया कि फारसी अजेय नहीं थे, कि एक छोटी सी सेना भी साहस, रणनीति और अटूट संकल्प के साथ बहुत बड़े दुश्मन को हरा सकती है। यह जीत पूरे यूनान में गूंज उठी, जिससे यूनानी शहर राज्यों का मनोबल बढ़ा और फारसी साम्राज्य के खिलाफ उनके भविष्य के प्रतिरोध की नींव रखी गई। भाग 5। जर्कसीस का प्रकोप। मैराथन में फारसी हार ने विजय की उनकी इच्छा को नहीं बुझाया। इसके बजाय इसने डेरियस के बेटे और उत्तराधिकारी
जर्क्सीस के दिल में प्रतिशोध की तीव्र इच्छा को प्रज्वलित किया। जर्क्सीस ने यूनानियों को कुचलने की कसम खाई। उसने अपने आक्रमण की तैयारी में वर्षों बिताए। उसने अपने साम्राज्य के सबसे दूर के इलाकों से योद्धाओं को बुलाया। लाखों की संख्या में बताई गई यह विशाल सेना अजेय लग रही थी। जर्क्सीस ने नावों के एक पुल के निर्माण का आदेश दिया। इस उपलब्धि ने उसकी सेना को यूनान में पार करने की अनुमति दी। भाग 6, थर्मोपाइले में मोर्चा। जैसे ही फारसी सेना दक्षिण की ओर बढ़ी, स्पार्टन राजा लियोनिदास के नेतृत्व में यूनानियों की एक छोटी सी सेना ने थर्मोपाइले में अपना मोर्चा संभालने की तैयारी की। खड़ी चट्टानों और एजियन सागर से घिरा यह संकरा रास्ता एक प्राकृतिक अड़चन थी जो यूनानियों को फारसी भीड़ को रोकने का मौका देती थी। लियोनिदास, ये जानते हुए कि उसे बहुत बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, ने अपनी स्थिति सावधानी से चुनी। वह और उसके 300 स्पार्टन योद्धा, यूनान के सबसे बेहतरीन सैनिक, रास्ते के सबसे संकरे बिंदु पर तैनात हो गए। उनकी ढालें आपस में जुड़ी हुई थीं। आने वाले तूफान के खिलाफ कांस्य और मांस की एक दीवार। फारसी आक्रमण का विरोध करने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट होकर अन्य यूनानी शहर राज्यों के दल उनके साथ शामिल हो गए। 2 दिनों तक यूनानियों ने फारसी हमलों की लहर के बाद लहर के खिलाफ अपनी जमीन पर कब्जा किया। स्पार्टन हॉप्लाइट्स, करीबी मुकाबले के उस्ताद, बेजोड़ क्रूरता के साथ लड़े। उनके भाले और तलवारें दुश्मन पर भारी पड़ रही थी, लेकिन जर्क्सीस के क्रोध से प्रेरित फारसी अथक थे। उनकी भारी संख्या धीरे धीरे यूनानी सुरक्षा को कमजोर कर रही थी। भाग 7, साहस की गूंज। यूनानियों को अपरिहार्य हार का सामना करना पड़ा। एक गद्दार ने छिपे हुए रास्ते का खुलासा किया। लियोनिदास ने अपने सहयोगियों को पीछे हटने का आदेश दिया। वह और उसके 300 स्पार्टन्स आखिरी आदमी तक लड़े। उनका बलिदान अन्य यूनानियों को समय देगा। अंतिम लड़ाई स्पार्टन साहस का प्रमाण थी। स्पार्टन्स ने अद्वितीय क्रूरता के साथ लड़ा। लियोनिदास बहादुरी से लड़ते हुए गिर गए। थर्मोपाइले की लड़ाई यूनानियों की अटूट भावना का प्रतीक बन गई। लियोनिदास और उनके 300 स्पार्टन्स ने इतिहास में गूंज उठाई। थर्मोपाइले ने यूनानियों को सलामिस और प्लाटिया में जीतने का समय दिया।